अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशआमदीद कहते हैं। बानी पीटीआई जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं, आज उनसे उनकी तीनों बहनें फिर मिलने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हलीमा बाजी को मिलने की इजाजत तो नहीं दी गई है, लेकिन बाकी दो बहनें जाकर मिली और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की है। अभी एक तरफ जो इमरान खान को माइनस करने की बातें चल रही थी कि इमरान खान को सिस्टम से ही माइनस करना है, कल जो एक बहुत बड़ा फैसला आया, फिर उसके बाद कि जी अब केपीके के अंदर उनके लिए अपनी पार्टी पोजीशन या हुकूमत बना के रखना पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अब इसके रिबर्टल में करना क्या है, प्लान क्या किया जाएगा? तो प्लान ये किया गया है कि जेल के अंदर से इमरान खान ने कहा है कि जैसे ही यौम आशूर जाता है 9-10 मुहर्रम के बाद आप लोग तैयारियां पकड़ लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। पहले भी एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन जो ईरान के साथ जंग जारी थी इसराइल की, जिसका इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के कहा था कि अगर इस पूरी सूरत हाल में अगर एहतजाज किया जाता है तो ये सिचुएशन बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है और हमारे अगर पड़ोस में जंग जारी है तो उसके असरात पाकिस्तान पर जरूर आएंगे। लेकिन वहां पर सीज फायर हुआ और उसके बाद अभी जो हालिया जो पार्टी पोजीशन चेंज हुई है उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है, एहतजाज किया जाएगा। ये तो रहा पीटीआई का एक साइड। दूसरी साइड ये है कि लाहौर के अंदर जो क़यादत मौजूद है, जो कि इस वक्त 9 मई और इसके अलावा जो दीगर मुकदमात हैं उनके जो केसेस चल रहे हैं, और वहां पर उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, लेकिन इसकी पहल अगर किसी ने करनी है तो वो हुकूमत ने करनी है। ये खत भी उनकी जानिब से लिखा गया है। तो इस वक्त दो पोजीशंस बड़ी वाज़ेह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि पार्टी चाहती है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि एहतजाज हो और बड़ी कॉल चले। उनकी बहन ने क्या गुफ्तगू की है मुलाकात के बाद, आपको वो सुनाते हैं पहले। उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निजाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निजाम के खिलाफ। जब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने लीड किया उन्होंने मुजाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। 27वीं तरमीम तक से बेहतर है कि आप बादशाहत का निजाम डिक्लेयर अनाउंस कर दें। आप इसकी क्यों तकल्लुफ करते हैं कि आप 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं? सही, बादशाहत का निजाम डिक्लेयर कर दें, 27वीं तरमीम क्यों लेकर आ रहे हैं? जो कुछ आप चाह रहे हैं ऑलरेडी वो हो रहा है, जैसे फैसले आप चाह रहे हैं वैसे फैसले किए जा रहे हैं, स्टिल तरमीम की जरूरत है। ये पीटीआई का मौकिफ है। तो अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, यहीं से अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज करते हैं। इस्सा राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है? वो तो कह रहे हैं एहतजाज करें, उधर से शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, ये लोग कह रहे हैं नहीं जी मुज़ाकरात करें। तो इनका खत ही मना सकेगा इमरान खान को? देखिए फिजा, पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, जो जेल के अंदर है और जो वर्कर्स हैं, मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ कि वो बेसिकली थक चुके हैं। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं ये नहीं कहता कि घर में बैठे बैठे थक गए। उन्होंने बिलाशुबा बड़ा सेक्रीफाइस किया, लेकिन हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है और लीडर को चाहिए होता है कि वो कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को इस्तेमाल करे। लीडर जहाँ पे अपनी टीम बना रहा होता है, लोगों को ड्यूटीज असाइन कर रहा होता है, वहाँ पे वो एक अच्छा मैनेजर भी होता है और उसको पता होता है कि किसकी क्या कैपेसिटी है। अब उमर चीमा साहब को देख लें, जाज चौधरी साहब को देख लें, मियां महमूद रशीद को देख लें, शाह महमूद कुरैशी को देख लें, ये सारे लोग वो हैं जो एक बड़े नजरियाती किस्म के सियासतदान हैं और उन्होंने डे 1 से एक स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन एक हद होती है, मेरा ख्याल है कि अब उनकी भी बस हो गई है और उनकी तरफ से लेटर आना और उस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ देना कि जिस गवर्नमेंट के उस जुल्म का वो निशाना बन रहे हों, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि इमरान खान की वो कोर कमेटी, वो साथी जो सबसे कमिटेड और नजरियाती साथी थे, जिन्होंने हर गर्म सर्द मौसम का मुकाबला किया और हार नहीं मानी, आज उनकी तरफ से ये मैसेज आना, ये एक बहुत बड़ी, मैं इसको डेवलपमेंट समझता हूँ। वो लोग आगे कोई फोर्स ही कर रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं। right. शायद वो बानी पीटीआई भी देख रहे हो, लेकिन जो बाहर लोग हैं शायद वो नहीं देख रहे। बाहर जो लोग हैं उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और इमरान खान का गिला अपनी जगह कि बहुत सारे लोग मेरे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बहुत सारे लोग उनकी बहन की नज़र में भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। लेकिन ये जेल के अंदर जो, जिसमें चीमा साहब भी, उमर चीमा साहब का मैंने नाम नहीं लिया, वो भी है, ये सारे लोग वो थे जो बड़े कमिटेड थे, बड़े
हॉर्ड लाइनर थे। But तो still इनकी they तरफ से are. अगर चीजें ब्रेक हो रही हैं तो इसका मतलब आने वाले दिनों में पीटीआई को और स्टांस शायद लेना चाहिए। लेकिन ये दो चीजें आ रही हैं। Right. एक तरफ इनकी तरफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ आ रही है, इमरान खान की तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी मुज़ाकरात नहीं, अब तहरीक चलेगी, मुज़ाहमत। यानी मफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान में मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पे होगा क्या। तो ये जेल से मैसेज आ रहा है कि जी मुज़ाहमत करें, सही है। एक लाहौर वाली जेल से मैसेज आ रहा है कि मुफाहमत This is what I'm करें। saying, हाँ। और ये इमरान खान का या तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर खान साहब ग्राउंड रियलिटीज को समझ ही नहीं रहे कि उनके लोगों की हालत क्या है और वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियली कहाँ तक पहुंच गए हैं, जिस्मानी तौर पे वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो उनके दिमाग और ज़हन कहाँ पे Capacity क्या है खड़े, इस वक्त? कैपेसिटी क्या Yeah, है। exactly. तो बिल्कुल ये ठीक है। सारी चीजों को मेरा ख्याल है लीडर को देखना चाहिए, जो कि पीटीआई की लीडरशिप नहीं देख रही। 100% ठीक हो गया। राणा साहब, ये मुजामती तहरीक तो उस वक्त पहले भी चलाई, 26 नवंबर हो गया, फिर और इंसिडेंट्स हो गए, जब पूरे की पूरी सिचुएशन इमरान खान के हाथ में थी, सारे कार्ड्स इमरान खान के हाथ में थे, तब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, कुछ नहीं हुआ। फौज का ग्राफ बहुत नीचे था, तब कुछ नहीं हो सका। अब तो अमेरिका तक हमारे आर्मी चीफ को बुला के मशवरे कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब मुजामत, आपको लगता है कि कोई फायदा होगा? नहीं, इमरान खान ने कोई डेट नहीं दी है। उनका कि अशूरा के बाद, यानी अभी जाहिर है अशूरा के बाद कौन सी उन्होंने डेट दे दी है, ये कहा कि जी हम करेंगे एहतिजाज। तो अब वो अशूरा के बाद अगले अशूरा की डेट दे देंगे, तो फिर अब क्या कर लेंगे? अच्छा, तो इसमें हो तो सकता कोई है नहीं पहले रखता है। 40वें तक लेके जाए, मतलब आप खुद कह रही हैं यू टर्न है फिर ये। अच्छा नहीं, इसमें यू टर्न देखें, अच्छा। एक तरफ आप खुद कह रही है कि मुजाहमत के बजाय मुफाहमत पे बात होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक जमात जब मुफाहमत की बात करती है तो फिर आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? उनको अब डॉक्टर यास्मीन का, ये मुझे शाकिर अवान एक हमारे रिपोर्टर हैं, जी जी जी, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बताया कि जेल में उनको वो जब होती है वो अस्थमा का इश्यू है और फिर कार्डिक कैंसर का भी कैंसर का है, इश्यू। तो उन्हें ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस हब्स के माहौल में 4-5 दिन से मुझे नहीं मिली ऑक्सीजन। शाकिर साहब का कहना है। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप वाकई मुज़ाकरात में सीरियस हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अपना प्रूव करना पड़ेगा ना कि यू आर सीरियस इन दिस बिजनेस। लेकिन अगर आप वहां पे इस तरह का सलूक करेंगे प्रिजनर्स के साथ के वो उमर चीमा का ये कहा जाता है कि उनके शोल्डर फ्रोजन हो गए हैं स्ट्रेस से या वहाँ के उस सारी उससे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मुज़ाकरात ऐसे नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है, दो चीज़ें साबित, एक तो आप संजीदा हैं और दूसरा ये कि वाकई आपके पास देने को कुछ है। और अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो फिर आप उससे मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं है। तो फिर इन्होंने खत क्यों लिखा है? ये इन लोगों ने लिखा है। नहीं तो पूछिए क्यों, जब इनको पता है कि वो हुकूमत देने को है नहीं। ये Why? मैं जो खत की आप तफसीलात पढ़े ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात में हम असीरों को भी शामिल करें, जी जी जी, ठीक है, हमें इमरान भी- खान को भी शामिल करें, Right. ठीक है। तो ये तो उन्होंने ऐसी दो शर्तें रख दी जो मुमकिन ही नहीं है। हुकूमत है जोगी होंगी तो प्रोडक्शन आर्डर थे इमरान उन्होंने बाहर कर लिया एजाज चोई साहब को या बाकियों को। अगर इतनी उनके पास वो होती तो एक स्पीकर के प्रोडक्शन आर्डर पे ले आते, लेकिन वो नहीं लेके आए। सो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खत लिखा है। मेरी अपनी जाती राय भी यही है कि पाकिस्तान को अब टकराव से निकल के मुफाहमत में और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में सिर्फ एक ला सकते हैं और वो हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब। राइट। वो कैसे कि वो अगर आज थोड़ा सा 9 मई के हवाले से गोशा नरम कर दें तो शायद बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, लेकिन 9 मई के लिए भी हमें कोई रास्ता निकालना होगा। वो इतना बड़ा दिल रखते हैं तो और इतना उनके, मैं समझता हूँ कि उनके दिल में कुरान पाक का नूर है, वो हाफिज कुरान है बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके दुनिया जो है एक उनकी फैन है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनके दिल में माफी की गुंजाइश आम लोगों से ज्यादा है। राइट। तो 9 मई पे अगर जरा सरफे नजर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से अभी जो खत लिखा गया है
राज साहब, अभी आपको क्या लगता है कि इस खत का कोई रिजल्ट निकलेगा या फिर तहरीक ही चलेगी? आपने कहा कोई डेट अभी आई नहीं है, वैसे अलीमा खान ये तो कह रही है कि उन्होंने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू कर दे। नहीं, अभी उसमें ऐलान नहीं किया, ऐलान बाकायदा तौर पर कहा नहीं है कि कब से तहरीक, उन्होंने कहा बस तैयारियां करें और निजाम के खिलाफ तहरीक निकालें, तो तहरीक ही चलेगी। ये फुल एंड फाइनल है अभी तक की जो सिचुएशन देख के नजर आ रहा है। जो पीटीआई की सूरत हाल है तंजीमी, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि जान है या नहीं है, वो सारी चीजों का अगर एनालिसिस किया जाए तो जिन दिनों में तंजीम बहुत तकड़ी थी, बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे जो अब नहीं है, और बहुत से वर्कर्स बड़े सरगर्म थे और पुरजोश थे, उस वक्त भी कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला। मैं अगर तारीख एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात करूं और एक एनालिसिस अगर करूं, जब से पाकिस्तान बना है, तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा से लेके जितनी तहरीकें चली हैं, ऐसी किसी तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकला जिस तहरीक के साथ पीछे से ब्लेसिंग नहीं होती। अच्छा। और ऐसी तहरीक जो पूछे बगैर या इस तरह मज़ामती तहरीक बनने की कोशिश करती है, वो दम तोड़ जाती है और वो हमेशा नुकसान उठाते हैं लोग। नवाशी साहब ने भी करके देखा, नवाशी साहब ने भी करके देखा, जरदारी साहब ने भी बहुत कुछ करके बहुत कुछ सीखा। तो हमारी तारीख ऐसे वाक़े से भरी पड़ी है। जजेस बहाली की तहरीक देख लें, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक देख लें, जितनी तहरीकें हैं मैंने सबको बड़ा करीब से स्टडी किया है। कोई एक तहरीक ऐसी नहीं है कि जिसमें पीछे से ब्लेसिंग ना हो और वो कामयाब हो गई हो। मसलन फजलुर रहमान साहब कई दफ़ा डंडा बरदार लेके इस्लामाबाद आए, लेकिन हर दफ़ा मायूस होकर वापस चले गए। बिलावल साहब ने मार्च शुरू किया सिंध से, मरीम साहबा ने पंजाब से, और उस वक्त नहीं ग्रीन सिग्नल था, वापस चले गए, कुछ नहीं नतीजा निकला। लेकिन जब नतीजा निकला तब किसी तहरीक की जरूरत ही नहीं पड़ी, 10 बंदे भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा कुछ ठीक हो गया। सो यहाँ पे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी मकबूलियत के साथ कबूलियत मस्ट है। अगर पॉलिटिकल स्पेस आपको मिलनी है तो मकबूलियत के साथ कबूलियत मस्ट है। लेकिन यहाँ पे बानी पीटीआई के साथ अपने लोगों ने तो धोखा किया ही किया। ट्रंप भी कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। ट्रंप ने बड़ी ज्यादती की है, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बहुत ज्यादा गिला है ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप ने जो धोखा दिया ना, ट्रंप ने बहुत ज्यादा धोखा दिया है, और उनको अपने साथियों से ज्यादा ना उस पे भी गुस्सा है। नहीं वो भी यू टर्न, अब जाहिर है वो भी उसका भी यू टर्न था, उसका भी। और अब हुकूमत खासकर ईरान जंग, इजराइल जंग, इंडिया जंग, उसके कंफर्टेबल है। राइट। अमेरिका आपको लिफ्ट करा रहा है प्रॉपर, रूस आपके साथ राब्ते में, चाइना आपके साथ। मैं यही बात तो राणा साहब से की थी कि सिचुएशन तो विन विन सिचुएशन हुकूमत के पास है। अगले बहुत अगले की सोच रही है। हाँ। अब तो बहस ये चल रही है कि ये असेंबली 10 साल तक होनी चाहिए। अच्छा, इस पे लेजिस्लेशन की बातें हो रही है। 27वीं तरमीम जो आ रही है ना, इसमें एनएफसी के मामले में पॉलिटिशियंस को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कॉम्प्रोमाइज किया कुछ चीजों पे। 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ चीजें थी, रिवर्स होंगी, उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन उन्होंने जवाब में जो चीजें वो मांग रहे हैं वो नहीं अभी डाली, तो वो उसमें ये 10 साल भी है। उन्होंने कहा जी साढ़े भी तो कुछ गला मनो ना। तो अब ये चीजें मेरा ख्याल है 27वीं जो तरमीम होगी उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि हुकूमत कंफर्टेबल है। राइट। हुकूमत वो स्टेप ले रही है, मतलब देखे ना पीटीआई को, जो उन्हें सूट कर रहे हैं, पीटीआई को दोबारा से रगड़ा लगना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट परवाह नहीं कर रही, गवर्नमेंट मजबूत है, कंफर्टेबल है। ठीक हो, अगर कमजोर हो तो जाहिर है वो इस तरह तो ना करे। राणा साहब ये बताइए कि माइनस मतलब इसका मतलब, अब तो उनकी बहन पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही है, जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा रियलाइज हो रहा है, मतलब इट्स रिटन ऑन द वॉल के इमरान खान को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिलेगी, इंक्लूडिंग पीटीआई, और शायद केपीके से भी उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, इस सिस्टम में उनकी गुंजाइश नहीं है। और वही बात, अब तो बड़े भाई जो ट्रंप है उनसे भी कोई उम्मीद नहीं। ट्रंप से तो देखें, ट्रंप ने तो आज जो एलन मस्क के लिए कहा कि मैं तुम्हें अमेरिका से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, जनूबी अफ्रीका चले जाओ, जनूबी अफ्रीका चले जाओ, तो उससे अंदाजा कर लें कि वो एहसान फरामोश आदमी है। और अगर आज कोई बंदा इस बात से, उसमें क्या एहसान कर दिया है ना, नहीं मैं तो उस कह रहा हूँ जिन्होंने किया है वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, ठीक है, इमरान खान ने उस पर क्या एहसान करना है? देखा जाए तो एक एहसान तो है कि उसने इमरान खान के नाम पे वहां वोट लिया है पाकिस्तानियों से, तो एहसान तो है इमरान खान का। लेकिन दूसरी चीज ये है कि बज़ाहिर जब ऐसा लगता ना कि ओखे पेंडे लमिया ने इश्क दिया कि कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत कुछ हो जाता है।
पाकिस्तान में मैंने ये देखा है, कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खाइन कह के और बदयानत कह के निकाला, वही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान नवाज शरीफ साहब के कदमों में बैठ के उन्हें कहेगी कि बायोमेट्रिक करवा लें सर, और सारे केस हम माफ करते हैं, हमसे गलती हो गई। हमें पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और तीसरी बात यह कि ये जो 27वीं तरमीम है ना, देखिए अब इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है, चला गया उसका तो जो भी जाना था ना, सारा कुछ चला गया। आपने उस पर इद्दत करके उसके करैक्टर एसेसिनेशन की भी इंतहा कर दी है, और इमरान खान के ऊपर कोई केस ऐसा नहीं है जो नहीं आपने डाल दिया, 250 केसेस डाल दिए, उस पर सब कुछ डाल दिया, लेकिन इमरान खान की आवाम में मोहब्बत तो कम नहीं हो सकी। वो वहीं खड़ा हुआ है। बारी है अब इनकी 27वीं तरमीम के बाद अचानक जो आपको खबर मिले कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत बहुत खराब है और वो वहां से प्रेसिडेंटशिप से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और 27वीं तरमीम के बाद कोई ऐसा सेटअप आ जाए कि सदर की जगह को किसी और तरह रिप्लेस कर दिया जाए आइन के जरिए, ठीक है, और उसके बाद हुकूमत को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नामवर जो हैं वो लाए जाएं और बाकी लोगों को जरा पीछे किया जाए, तो खोने की बारी तो इन दोनों की है इस बार। अच्छा, इमरान खान के पास तो अब है ही कोई नहीं खोने को। एक गांव में सैलाब आ गया, एक बंदा ना ऊपर छत पे बैठा हुक्का पी रहा, गाने गा रहा, तो एक बंदा गुजरा, दो दोस्त थे गुजरे, दोनों के अरसे से गांव पे हुकूमत कर रहे थे 50 साल से, तो उन्होंने कहा वो सैलाब आ गया है, सामान चूक तो दौड़। उन्होंने कहा गुर्बत का मजा ही आ जाए, हमारे पास ना सामान ना हमने भागना है, कुछ भी नहीं, ठीक है, हम है कुछ नहीं, तो जिनके पास है उन्हें भागना पड़ेगा। हाँ। इस बार ही बारी है पीपल्स पार्टी और नून की देने की, क्योंकि जो चीजें वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, राइट, ठीक है, वो उन्हें देनी पड़ेंगी। और आखिरी बात सुन लें कि ये वाली बात कि 10 साल असेंबली हो, हम आपको ये देते हैं, आप हमें ये दें, तो ये जो 24 करोड़ लोग हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी की इमारत खड़ी है वोट के ऊपर, वो कहां पे खड़े हैं? अगर ये इस तरह फैसले होने, 10 साल पार्लियामेंट को बढ़ा दें जी, तो उसको यूं कर दे, तो ये क्या ढकोसला है जमहूरियत का और वोट का? इसकी क्या वो है? चले पैसे बचेंगे, अदरवाइज अरबों रुपए लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐलान करें, डबल बैलेट पेपर छापने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये ऐलान करें कि पाकिस्तान में वो इलेक्शन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा। ये फैसले टेबल पे होंगे, और जो टेबल पे फैसले होंगे वो कौम को मानने पड़ेंगे, वरना लितर पहन। अच्छा, एक लास्ट मुझे ये बताइए कि कौन, अगर तहरीक चलती है, कौन लीड करेगा आपकी नजर में? बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि जो तहरीक जिसका कोई लीडर नहीं होता ना, वो बड़ी खौफनाक होती है। याद रखिएगा, लीडरलेस एहतिजाज बहुत खतरनाक होता है। इट्स अ मॉब, ठीक है ना। वो आपको कराची में याद है, वो बुशरा बस के नीचे आई थी और उसके बाद जो कुछ कराची में हुआ था और एमक्यूएम बनी थी, तो लीडरलेस मॉब बहुत खौफनाक होता है। दुआ करें कि अगर अव्वल तो एहतिजाज ही ना हो तो उसे कोई समझदार जिम्मेदार लीडर मिल जाए। अगर कोई भी नहीं आएगा, आखिरी बात ये जो हम कहते हैं ना, साहब कुर्बानी दे देंगे, मोरूसी सियासत, पीटीआई की लीडरशिप के पास बेहतरीन मौका था ये साबित करने का कि मोरूसी सियासत की कोई अहमियत नहीं होती। अगर इनमें से कोई लीडर पीटीआई को चला देता, अच्छा, इनमें से अगर कोई चला देता, को लेके लीड कर लेता, को आगे ले जाता, पीटीआई को बुरान से निकाल देता, ठीक है, आखिर में फिर अलीमा को आना पड़ा। तो यही बात तो फिर बाकी भी एक्सेप्ट करे ना। तभी तो नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी आई है और बेनजीर के बाद उनके बेटे आए हैं। अब आके समझ आइए कि मोरूसी सियासत की अहमियत क्या है। राना साहब, अब आप सही लाइन, पार्टी जिसकी थी उसने तो मौका दिया ना, चलाने वाला कोई नहीं है। एनीवेज, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। मिशन चल रही है, उस पर हमने डिटेल डिस्कशन की है, लेकिन इस वक्त केपीके के अंदर जब नंबर गेम तब्दील हो जाएगी तो क्या पीटीआई की हुकूमत वहां पर बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जब तमाम चीफ जस्टिस परमानेंट अपॉइंट हो चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंक्लूडिंग, और जब ये तमाम चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं जिनको पहले कहा जा रहा था कि परमानेंट नहीं है तो बड़े फैसले जो करने होते थे उसमें मुश्किलात आती थी, लेकिन अब जब ये तमाम चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर परमानेंट हो चुके हैं और पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि रिजर्व सीट्स पे
पे अभी हल्फ ना उठाया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या स्टिल ऑप्शन रहती है कि इसको वापस चैलेंज करेंगे तो ये फैसला रिवर्स हो जाए रिजर्व सीट्स वाला? राज साहब, यहीं से कि ये रिजर्व सीट वाला जो फैसला है, क्या अभी कोई उम्मीद कोई बाकी बची है पीटीआई के पास कि ये रिवर्स हो सकता है या इररिवर्सिबल है? जो फैसला कर दिया गया वो हो गया, जुडिशल कमीशन ने कर दिया। मुझे नहीं लगता जी कि ये फैसला वापस होगा, बड़ा एक्सट्रीटी फैसला है। हाँ, और पहले एक फैसला हुआ तो उसको खत्म करके ये फैसला किया गया। यस, तो अगर इसको खत्म ही होना था तो फिर इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत पर है? डिले तो कर सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, ये फैसला खत्म नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि आज कुछ डेवलपमेंट हुई है कि अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत राब्ते किए हैं, 12 जिला ये वो सारे उन्होंने सारे टेलीफोन घुमा दिए। अच्छा, क्यों मेरा हजूर मेरा की कसूर है, मैं तो अच्छा गुस्सा किसे ते वे हाँ। ते फारिग मैनू करन लगे हो। तो वो सुना है कि बड़े तरले मिलते उन्होंने 24 घंटे में किए हैं। तो इस पे सोचा जा रहा है कि चलो एक तबरकन एक गवर्नमेंट जी है उन्होंने अच्छा। रहने देता जाए तो कोई हरज नहीं। लेकिन ये मैसेज जरूर पीटीआई को दिया गया कि जी आप बिहेव करें असम्बलियों के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन ये देखें ना, एक रिस्क के ऊपर चली गई है गवर्नमेंट पीटीआई की बहुत ज्यादा, चंद यानी 19-20 मेंबर्स के फासले पे है। और ये पूरे करना तो आपको पता है, ये जरदारी साहब की 5 मिनट की मार है। और जंगीर तरीन साहब को अगर टास्क मिला तो 2 उन्होंने इधर उधर ज्यादा हो जाने। तो कई तो ऐसे भी हमारे दोस्त है जो हेलीकॉप्टर पे कभी झूठे ही नहीं लिया, तो उन्होंने कहना चलो इससे बहाने जरा हेलीकॉप्टर से चले जाए। बुजदार साहब तो वाली मेरा ख्याल ख्वाहिशात है है। कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट को शायद अभी को माफी देने का सोचा जा रहा है कि उनको चेंज शायद ना किया जाए। राइट, वरना जेयूआई का तो वजीर आला भी फाइनल हो गया था कि उनको वजारत आला दे दें और बाकी ओहदे फलाने को दे दें और फलाने को दे दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हिस्सा उसका बराबर मिलेगा। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब की जो सफारतकारी है वो कोई 50% उसने को मामला राम कर लिए, को बेहतर अब फजा बेहतर कर ली। लेकिन जहां तक पीटीआई की बाकी लीडरशिप है उसके लिए तो अभी भी सूरत हाल वही है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अगर इन हालात के अंदर उन्होंने दोबारा कहा कि जी मुजाहमत शुरू कर दें, ये अलग बात है कि मुजाहमत का नतीजा क्या निकलेगा। जुनैद अकबर साहब एक ही साथ वो मुजाहमत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट तरीन सिस्टम के अंदर भी है। आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर वो चेयरमैन है। और मुझे तो ये भी पता है कोई चेयरमैनशिप कैसे बनी, किससे उन्होंने मुलाकातें की और कौन लोग थे जिन्होंने प्रपोज किया और किन के मशवरे से वो बने और किन लोगों ने आगे प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि इन्होंने बना दो साड़ी गारंटी। तो वो एक ऐसी क्रिटिकल किस्म की सीट होती है जहां पे सारे करप्शन के केसेस आ रहे होते हैं, पूरी रियासत के एक तरह से सारे जो कहते हैं ना को गंदे कपड़े वहां जाके धुलते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे आ रही होती हैं। तो वहां पे एक बंदा आपने ऐसा लगाया तो जिसके उसकी भी तो किसी ने गारंटी दी होगी ना, डर्टी लॉन्ड्री क्लीन हो जाए। उस पे रिलाय कर रहे हैं बानी पीटीआई कि वो तहरीक चलाएंगे और गवर्नमेंट को उल्टा के मारेंगे और पता नहीं क्या कर सवाल देंगे। किया है अलीमा खानम ने, तो कहा है कि सलमान अकरम राजा को बता दिया कि क्या चेंजेस करने हैं, किस अच्छा, तरह तहरीक अब चलानी सलमान है। अकरम राजा साहब भी देखें वो बातें तो बहुत करते हैं, अल्लाह मियां मजीद उनको ये ताकत दे, लेकिन प्रैक्टिकली तहरीक कैसे चलानी है, फेस चीजों को कैसे करना है, थ्योरेटिकली बातें करना और है, प्रैक्टिकली सड़कों के ऊपर डंडे खाना और है, राइट, लीड करना और है। ये अफजल मरवत को आप कुछ भी कर लें, वो एक हाइप तो क्रिएट कर देता था ना। जिस दिन का वो साइड पे हुआ है आपकी हाइप ही खत्म हो गई। मरवत साहब वैसे भी आपकी पार्टी के अंदर जो रौनक थी वो सारी रौनक ही खत्म हो गई है। तो अभी भी उसको वापस डेपुटेशन पे ले आए, हो जाएगा, तो कुछ मेरा ना ख्याल कुछ मामला सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ मरवत साहब वाली सजेशन दी है उन्होंने, कोई ले आए, कोई यू टर्न हो सकता है मरवत साहब पे? नहीं, मरवत क्या इस जैसे तो 100,000 मरवत इमरान खान जब चाहे खड़े कर सकते हैं, ये कौन सी बात है? ठीक है, जो शख्स जाती हैसियत से काउंसलर नहीं बन सकता वो इमरान खान का टिकट ले तो वो हजारों वोट ले लेता है। सो ये मरवत मैटर ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, मरवत और मैटर नहीं करता। दूसरी चीज ये है ये कि अभी जो मना किया है कि आपने नहीं लेना, हल्फ नहीं लेना है रिजर्व सीट्स पे, ये क्या वजूहात है? देखें, ये जो अदालती एक मामला चल रहे हैं ना, जुल्फकार की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि इस सारे निज़ाम को कुछ लोग चला रहे हैं जो सामने नहीं है। वो कह देते हैं भाई इसको लगा दो,
क्या कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो उसको लगा देते हैं। सही है। फिर वो कोई उन्हें कहता है कि यार भाईजान मुझे ना हटाएं वजीर जी जी मेरी उस गल में एग्री होंगे ने जी मैंने पता ही नहीं होता और वो गल भी आप ही कर दे तो मैं एग्री भी आप ही हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप तसल्ली से एक सुन ले, जुल्फकार साहब ने कहा ना कि जी जुनैद अकबर का वजीर आजम को किसी ने आके कहा कि जी इसे लगा दे, मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, जुल्फकार साहब ने वो पॉलिटिकल लोग थे, दूसरे नहीं। अच्छा पॉलिटिकल बंदे ने गारंटी दी। तो चले फिर मुझे ये भी बता दें कि वो गंडापुर लीग का था। अच्छा नहीं, ठीक है। गंडापुर किसे फोन कर रहे हैं? हाँ अब बताएं। गंडापुर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना आईजी इस्लामाबाद भी कर सकते हैं। नहीं ये नकवी साहब ने चले वहां तो सियासी लोग आके और भी बहुत सारे लोगों के जुनैद अकबर को हाथ हौला रखे। नहीं मैं अच्छा है। नकवी साहब आज ना आपने देखा मैं प्रोग्राम में बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे सीखूं। दोस्ती हो गई हुई है उनकी। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने किसको फोन किया गंडापुर ने? कहा ना मैं नकवी साहब। तो नकवी साहब किस कैपेसिटी में उन्हें बहाल रख सकते? नकवी साहब है और वो किंग मेकर है और जोड़ तोड़ के बादशाह। अच्छा, तो एक वजीर आजम के होते हुए एक वजीर दाखिला किसी सूबे की हुकूमत बचा सकता है? मेरा ख्याल वो तो जंगी तरीन साहब अकेले को कहें, खुदूम अहमद को कहें, 2-3 बंदों को कहें तो वही बचा सकते। नहीं खाली फैसल वावडा को ही कह दे, बच जाएगी। फैसल वावडा अकेले को कह दे। चले सारे सियासतदान ही मामला चला रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। सही बात। आप मैं जुल्फकार भाई की बात को मैंने आपको बचा लिया है। नहीं, फिजा ने तो ऐसा नाम लिया है कि वो अकेला ही काफी है। हाँ सही है। लेकिन अब जुल्फकार की खूबी है कि ये बड़ी खूबसूरती से सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। ये बता देता है कि ये सिस्टम फैसल वाडा सब क्या कर रहे हैं? नहीं सिस्टम कुछ हाथों में है, राइट, और वो चाहे तो वो रह जाती है हुकूमत, ना चाहे तो नहीं रहती। अभी रहेगी, ठीक है ना? अब तो ये तो जुल्फकार साहब बता रहे हैं कि उनसे उनकी बात होगी। अब सुन ले, आपके जराए क्या कह रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि केपीके की हुकूमत को गिराना इस सिस्टम की सबसे बड़ा फेलियर हो जाएगा। इस सिस्टम पे से जो वैसे ही आम आदमी का यकीन नहीं है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। और ये सिस्टम बिल्कुल टोटली एक्सपोज हो जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। ठीक है, ये माइट इज राइट का कानून के तहत चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि जो मेरे जुल्फकार भाई के दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये इस तरह ऐसे कर लें, वो इसे चाहेंगे ऐसा करना, कभी भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यह कि जो फैसिलिटी आपको गंडापुर दे रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान के बंदे नहीं दे सकते। गंडापुर पीटीआई के बैठ के गाड़ी पे अगर वो इस निजाम जिंदाबाद के लिए काम करे तो और आपको क्या चाहिए? गंडापुर तो आपको एक टिकट में 2 मजे दे रहा है, नाले खाओ खुबानियत, नाले पनो बादाम। ठीक है ना, गंडापुर तो वो कर रहा है, तो आपको क्या जरूरत है ऐसे बंदे को हटाने की? उसने बजट भी पास करवा दिया इमरान खान की ख्वाहिश के खिलाफ, उसने बजट पेश भी करवा दिया, आगे भी और कुछ भी कर लेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते। हाँ जी हाँ, तो वो जो जिन लोगों को मंजूर नजर है वो यही कह रहे हैं कि फिजा ने बताया ना कि वाडा साहब से नहीं वाडा तो फिजा ने बताया ना, फिजा के पास खबर ठीक होती है। नहीं अंदर की खबर फिजा के पास होती है। आपसे मुझे गिरा कि आप आधी खबर देते हैं, असल खबर आप जब हम आपसे पूछते हैं तो आप ना वहां से कन्नी कतरा जाते फिजा के पास और किसी और तरफ चले जाते। नहीं आप मैंने सिर्फ आपको रेस्क्यू किया था। मेरे दूसरी बात यह है कि क्या बताइए जी, अब ये जो हल्फ लिया है, जी मैं मुस्तफा हूं। देखें बात जो ये एक सिस्टम जो भी चल रहा है इसमें किसी हद तक ये बात ठीक है कि एक पॉलिटिकल फेज है, जो वो हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है कि जी ये एक हाइब्रिड निजाम है। लेकिन इस हाइब्रिड निजाम में जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो किसी तरह किसी डिक्टेटर से कम नहीं है। पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है, तकब्बुर का जो मुजाहिरा किया जा रहा है, ताकत का जो मुजाहिरा किया जा रहा है कि आपने 26 बंदों के ऊपर क्या पहली दफा हुआ पार्लियामेंट में इस तरह के झगड़े? पार्लियामेंट में इससे तो बड़े भी हुए। आपको पता है पर गौर किया पाकिस्तान के अंदर एक दफा नेशनल असेंबली का स्पीकर कुर्सी लगने से मर गया था ड्यूरिंग इजलास। उनके सर पे कुर्सी मारी थी, वो मर गए थे। जब होली जय लाना मेरा नाम है, था मर जानी, वो था मर गए वहीं पे। ठीक है, तो पहली दफा हो रहा है। आपने उनके चेयरमैनों को हटा दिया, आपने जनाब बोले वो 20 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फेस के अंदर आप क्या क्या फायदे उठाने चाहते हैं? आप सामने वाले को बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। असेंबली के इजलासों के अंदर क्या कम लड़ाइयां होती हैं? जब इमरान खान ने हल्फ उठाया था, आपको याद हो, तो उसको कान पे वो लगाने पड़े थे क्योंकि उसे तकरीर नहीं करने दे रहे थे।
तो क्या मतलब हम एक नफरत की सियासत को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमारे चेहरे के ऊपर कोई नागवार शिकन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे चेहरे जो हैं वो इस आईने पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दस है। बिल्कुल ठीक। ये 24 करोड़ लोगों से ज्यादा मुकद्दस है, इस पाकिस्तान की बका से ज्यादा मुकद्दस है, पाकिस्तान के फ्यूचर से ज्यादा मुकद्दस है, पाकिस्तान की जमहूरियत से ज्यादा मुकद्दस है। इसलिए आप जो चाहे असम्बलियों में करते फिरे, लेकिन ये याद रखिएगा, मैं जैसे ये कहते हैं ना मैं तालिब इल्म हूं सियासत का, मैंने भी थोड़ी बहुत सियासत को देखा है, पहिया बदलते वक्त नहीं लगता। बिल्कुल। आप इमरान खान ने अपने दौर में अगर बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है, उसे नहीं करना चाहिए था मरियम साहिबा को गिरफ्तार नवाज शरीफ साहब के सामने, जरदारी की बहन को नहीं गिरफ्तार करना अगर किसी ने किया भी था तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो वो मुकदमे बने उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। एफिड्रेन का केस जो बना उस पे पिंडी वाले साहब पे, जो जंग वाले दिन तरबूज खा रहे थे, उन्होंने और कुछ लब्बे नहीं खान, ठीक है, हनीफ अब्बासी दुआड़े खा रहे कौम दे सांस उके सन दुआड़े खांडे से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, और वो कर भी सवेरे रहे सन, ठीक है, और वो कह के पकड़ा के यार फोन रखी, देखी मेरे फोन आना है, मैं सुनना है कि मिस ना हो जाए, ठीक है ना। सो आप नफरत की सियासत को इतना मल्टीप्लाई ना करें, ठीक हो गया, ठीक है, कि कल को फिर ये असेंबलियां जो हैं ये कोई मोहल्ले के गली की लड़ाइयां बन जाए। इस मामले में इनको सोचना पड़ेगा कि इनको इस तरीके से मत किया जाए, राइट। उसके बाद आगे चलकर हम मजीद भी जो महंगाई की एक लहर है उस पर डिस्कशन करेंगे, और कश्मीर वाले मामले पर भी कि इंडिया अभी तक क्या कुछ करता आया है। इस ब्रेक के बाद डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। कि वो शायद दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, तीसरी बड़ी मुईशत बनने जा रहा है, और ये सब कुछ होगा ग्रेटर इंडिया का जो दावा ये मोदी सरकार करती है। तो जो अमेरिकन पेपर है फॉरेन अफेयर्स, उसने ही बता दिया है कि इंडिया पहले तो ये ख्वाब निकाल दे कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है, और जब तक ये हिंदुत्व नजरिया जिसमें वो वहां पर मौजूद रहने वालों को कत्ल कर रहा है, वहां पर अकलियतें महफूज नहीं है, जब तक ये हिंदुत्व नजरिया मौजूद है तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा डैमेजिंग ये मोदी और आरएसएस का नजरिया है जो उसको इंडिया को खुद इटसेल्फ कर रहा है। और फिर उसके बाद जो कश्मीर में ज्यादतियां हो रही हैं, जिसमें हर साल के साथ ये पूरा एक डोजियर है जो कि तैयार किया गया है, जिसमें कोई पाकिस्तान ने नहीं ये बताया, ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक हैं वही बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक तकरीबन वो 30 से ज्यादा मुनज़्ज़म हमले मासूम कश्मीरियों पर कर चुका है। खवातीन की अस्मत दरी वहां पर की जा रही है, वहां पर 370 खत्म होने के बाद से जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, बल्कि अभी रिसेंटली वहां पर सयाहों के साथ जो सलूक हुआ और पुलवामा का ड्रामा भी इसने रचाया और फिर पहलगाम वाली हरकत भी की, सब कुछ पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। लेकिन कैसे वहां पर मासूम कश्मीरियों को टारगेट कर रहा है उस पर खामोश है। उस पर शायद इंडिया में भी, राज साहब, इंडिया के अंदर भी क्या लोगों को नजर नहीं आता कि ये कश्मीर में क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से वहां पर रहने वाले मुसलमानों का हाल कर रहा है? देखिए फिजा, भारत जो है ये एक दहशतगर्द स्टेट बन गया और एक रोग स्टेट बनती जा रही है, और वहां पे अक़लियतें तो हमेशा से ही गैर महफूज है, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वहां पे कश्मीर के अंदर जो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए वहां पे उसने बुच्चर ऑफ गुजरात ने जो जुल्म किए हैं, और अब वो जुल्म नए अंदाज में वहां पे कर रहा है। वहां पंडित वहां पे आबाद किए जा रहे हैं, वहां पे मुसलमानों के घर उजाड़े और तो किस्मत दरी की जा रही है। और ये 2018-2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं जिसपे भारत टच से मस नहीं हुआ, उसने जरूरत ही महसूस नहीं की, और अब हालत ये हो गई है कि भारत की दहशतगर्दी पाकिस्तान तो उससे मुतासरा था ही, वो अफगानिस्तान तक पहुंच गई, वो हमारे बलोचिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए दिन रात वो लगे हुए हैं। मिलियन डॉलर ट्रांसफर कोइंस के लिए वो सबूत आ गए, असला मिल गया, हर तरह के सबूत हमने पूरी दुनिया को दिखाए हैं कि भारत किस तरह दहशतगर्दी करता है। ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी का एक पूरा नेटवर्क उसने बनाया, अफगानिस्तान के अंदर जो जुल्म उसने किया और नेटवर्क दहशतगर्दी का बनाया, कनाडा के अंदर जाके जिस तरह उन्होंने टारगेट किलिंग की, यूएसए के अंदर टारगेट किलिंग की, तो ये इंडिया एक तरह से, मोदी तो दहशतगर्द था ही,
तो इंडियन रियासत बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल दहशतगर्द स्टेट बन गई है। पाकिस्तान के बारे में जब दहशतगर्दी की वो बात करते हैं तो अब तो पूरी दुनिया उनको शर्मिंदा करती है कि पाकिस्तान तो एक पीसफुल कंट्री है। राइट। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासरा कंट्री है। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया के अमन के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि पाकिस्तान ने इतनी जानें दी, $बिलियन का नुकसान किया और पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ी। लेकिन इंडिया के अंदर देख लें मुसलमानों के साथ क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को ले लें। हाँ, बिल्कुल इंडिया ठीक के है। अंदर कौन कौन सा ऐसा वाकया है कि जो मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है, खवातीन को मारा जाता है, ह्यूमन राइट्स के लोगों को मारा जाता है, इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए जो लोग काम करते हैं उनके वर्कर्स को उठा के गायब कर दिया जाता है और उनको मारा जाता है। और ये सब कुछ इंडिया के RSS का खिलाफ नजरिया इतनी है। बड़ी चार्जशीट है अक़वाम मुत्तहिदा के Fair अंदर, enough। लेकिन इंडिया टस से मस नहीं होता। और एक तरफ कहते हैं कि वो एक लिबरल सही। और सेकुलर मुल्क है, मैं कहता हूं कि वो दहशतगर्द मुल्क है। बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्द मुल्क है। हम सब भी कहते हैं कि वहां पर जो दहशतगर्दी की जा रही है, बल्कि वो दहशतगर्द खुद दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी करवा रहा है, मकबूजा कश्मीर में कितनी दहशतगर्दी करवा रहा है। बस जो ठीक ना पाकिस्तान में सैफुल्ला खालिद का जो कत्ल हुआ उसमें भारत मुलविस था। ये अभी मोस्ट रिसेंट की मैं बता रहा हूँ। जैसे कनाडा के अंदर हरदीप सिंह मुख्तार का हुआ जी। तो वो साबित हो गया कि भारत उसमें मुलविस है। अच्छा, फिर उसके बाद अमेरिका में वो गिरिपोत सिंह जो था, हाँ, उसका ठीक है, कत्ल अमेरिका। यानी इंडिया एक ऐसी रोग स्टेट है जिसकी अब दहशतगर्दी बाहर के मुल्कों में भी चल रही है, अपने अंदर भी चल रही है। यानी आप अंदाजा करें कि 34 साल पहले भारतीय फोर्सेस ने 32 कश्मीरियों को शहीद किया था। आज तक उस पर कोई तहकीकात नहीं हो सकी। कुछ भी नहीं है। क्या है? फिर 1993 में 55 कश्मीरी शहीद हुए, कोई उस पर नहीं हो सकी। फिर उसके बाद 1990 में 17 शहादतें की कश्मीरियों की, उस पर आज तक कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद गांव गदल इलाका है, वहां पे 1990 में 60 बेबस मुसलमानों को मारा गया, आज तक तहकीकात नहीं हो सकी। माल श्रीनगर 1991 में 11 लोगों को मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया, कोई तो तहकीकात नहीं हो बात करें, 20s सकी। में वंधाना भाई आप देखें कि वो वहां पे, यानी अंदाजा करें कि इंडिया में एक मुसलमान वकील था आरिफ मोहम्मद यासीन जी। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की, उसने कहा जी 56 अफराद इन्होंने मावरा अदालत कत्ल कर दिए, 144 ये जो है वो असम के अंदर अब तक लोग जो है शदीद जख्मी हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि जी कार्रवाई करें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भारत का बदतरीन चेहरा है वो इससे अंदाजा कर लें कि दुनिया में अब एडवाइजरी जारी हुई है कि भारत खवातीन के हवाले से सबसे खतरनाक मुल्क है। वहां पे खवातीन की इज्जत में, जिस सोसाइटी में खातून की इज्जत नहीं है तो वहां पे बाकी किसकी इज्जत रह जाएगी। सो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो उसने एक चेहरे पे अपने वो सेकुलरिज्म का मास्क लगाया हुआ था ना, वो उतर रहा है और उसके अंदर से एक बदबूदार, गंदा, भयानक हिंदुत्व वाला चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। अब फिर कल जुल्फकार रात ने जो बात की थी, भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर एक फ्लैग ऑपरेशन का प्लान कर रहा है और अमरनाथ यात्रा जो उनकी शुरू होने जा रही है, बहुत बड़ी वो यात्रा है, उसके आड़ में वहां एक फ्लैग ऑपरेशन को ड्रामा किया जाएगा पाकिस्तान के हवाले से। ये पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये ना समझिएगा कि मैं कोई हिस्सा हूं उस ऑपरेशन का। मैं वैसे बतौर साफी आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, मुझे बिल्कुल पता है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले हमने डिक्लेयर कर दिया था, बता भी दिया था कि पेट्रोल महंगा होना है और पेट्रोल महंगा हो भी गया। देखें, ये हमने कहा था आलमी मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज जो हैं वो नहीं हुई बल्कि कम हुई है। तो इसी वजह से वो जो हमने 15 रुपए कहा था ना, हमारी बात के बाद ही उन्होंने कहा 10 रुपए ले आओ, इंटरनेशनली प्राइसेस कम हुई है ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा 15 नहीं 10 रुपए बढ़ाना है, 15 रुपए नहीं बढ़ाना इंटरनेशनली। ये साइंस की मुझे समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया में तो ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना शहबाज शरीफ का ट्वीट है 2021 का, अक्टूबर 1। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना खत्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दूभर कर दिया और इतनी बेहिसी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है। और देखिए, इसमें ना सिर्फ ये पेट्रोल के हवाले से जुल्म हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हो रहे हैं। वो भी एक आखिरी उम्मीद थी लोगों की
कि वहां ठीक पे है। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, पहले पेट्रोल वाला तो देखिए हमने मैं स्क्रीन कहता हूँ पे कि बताया। आवाम के हाँ। लिए जो जहां रिलीफ का है ना जी सिस्टम, वो वहां पे सारी जगह पे बंद बांधे जा रहे हैं और बड़ी कोशिश हो रही है। बड़ी एक तरफ अपोजिशन कह रही है कि जी मजामत शुरू करें पीटीआई, दूसरी तरफ हुकूमत भी उस आग के ऊपर ना तेल डाल रही है, वो तो भी महंगा उसको होगा। जरा उसको उठाने की कोशिश कर रही। हालांकि होता यह है कि ऐसे हालात के अंदर कि जब अपोजिशन मरने मारने पे जा रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को थोड़ा रिलीफ देती है, अच्छा। लोगों को तकलीफ नहीं देती, लोगों को कहती है कि लोग जरा ठंडे रहें जरा। तो मुझे याद है कि गांधी ने शायद कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आवाम को आप पुरसकून रखना चाहते हैं तो 2-3 चीजें हैं। उस वक्त उन्होंने कि एक तो आवाम की सवारी है साइकिल, वो महंगा ना करें, दूसरी रोटी है उसको महंगा ना करें, तीसरी उन्होंने कहा जी सिनेमा की जो टिकट है उसको सस्ती रखी। ये 3 उन्होंने कहा था कि ये रखेंगे तो आवाम अंगेज रखेगी, सही है, उनको सवारी भी मिल गई, उनको entertainment पेट भी मिल भरने गई। के मिल गया, एंटरटेनमेंट मिल अब साइकिल की जगह आ गई है मोटरसाइकिल। गया। अच्छा। तो अब भी मेरे ख्याल में इनको अगर गांधी जी की उस कोटेशन को देख लें तो अवाम का कम से कम जो निचले दर्जे के लोग हैं उन पे ही तरस खा लें। बिल्कुल सही है। तो अभी तो यकीन करें बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी चीखें निकल गई हैं। सुबह काफी बिजनेसमैन थे कहीं पे इकट्ठे, वो सारे पेट्रोल के ऊपर रो रहे थे, पिट रहे थे। प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है उस पे भी तबाही बिल्कुल बर्बादी है, ठीक हो वहां गया पे है। प्रॉपर्टी हिल ही नहीं रही, सही हर बात चीज है। पे तबाही बर्बादी तबाही है। है हर तरफ रहेगा। एक फुटेज मैंने अपने व्यूवर्स को दिखानी है कि वो बिल जमा करवाने के लिए खातून गई है और किस तरीके से जो है वो उसको बेदर्दी से, ये देखें ये किस किस्म का, माय गॉड ये क्या बेहिसी है राना साहब, क्या इस पे मैं क्या बोलूं मैं इस पे। देखें, हम ना हर बात पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, जरदारी इनको मुर्दे इल्जाम ठहराते, लेकिन हम तो खुद बेजमीरे लोग हैं। ये जो घसीट रहा था, क्या इसकी मां नहीं है कोई घर में, इसकी बहन कोई नहीं होगी, कोई बेटी नहीं है इसकी? हम खुद इतने बेहिस लोग हैं, हम खुद इखलाक से इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम किसी ऊपर वाले को क्या ब्लेम कर सकते। और उन्हें शर्म नहीं आई उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, उन्होंने नहीं रोका। उस आदमी को शर्म नहीं आई जिसने वीडियो बनाई, वो सिर्फ वीडियो बनाता रहा। यानी हम इतने तमाशबीन लोग हैं। सोचे ना, जो वीडियो बना रहा था या जो देख रहे थे, उस औरत की जगह उनकी मां होती, उस औरत की जगह उनकी बहन होती, तो क्या वो इस तरह की वीडियो बनाते या उसका हाथ रोकते? आप बात करते हैं जी जालिम का हाथ नहीं हम रोकते, हम अपने करीब बैठे हुए जालिम का हाथ नहीं रोकते यार, जिसको मौत याद नहीं है। अभी एक वीडियो और चलाए कि कल चलाइएगा, जिसमें मंजूर वट्टू साहब एक नमाज जनाजा में शरीक हैं, सब लोग लाइन बना के खड़े, वो अपनी जेडी गड्डी डीजे गड्डी होती है उसमें लैंड क्रूजर में एसी चला के, और वो तुम पीछे खड़े हो जाओ यार गाड़ी लेके, तुमने उन लोगों के बीच में अपनी लैंड क्रूजर लेके खड़ा होना जरूरी है तुम्हारा? सब तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम ये कीड़े मकोड़े, हम अशरफ हैं, हम एलीट क्लास हैं, हम इनके रूलर हैं, ये हमारी मखलूक है। और मैं आज मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज्यादा बोलूंगा अब। क्यों बोले? पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा होते ही आपका कद्दू महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, गोश्त महंगा, यार हर चीज महंगी। जब पेट्रोल सस्ता होता तो नीचे चीजें आती नहीं है। फिर आप कहते हैं जी गवर्नेंस हमारी बड़ी अच्छी है। अगर आपको कोई चैलेंज करे तो आप कहते हो इसका जन बच्चा कोलों में पिसवा दो, हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। कभी तुमने ये मेक श्योर किया कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीजें नीचे आनी चाहिए? चलो आप अपनी तस्वीरों वाली रेडियो पे ले आए यार नीचे, सही है, बाहर ना लेके आए, तस्वीरों वाली रेडियो पे ले आए, आप वहां पे भी नहीं लेके आते। अब ये जो बड़े हैं, वैसे तो मुझे बताया आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरी हैं, ठीक है। हमने एक और सड़क शुरू करनी है बलूचिस्तान में। मॉडर्न एज की है, इसे पता होगा किसी दौर में हम पतंगे जोड़ने के लिए लेवी बनाते थे, ठीक है, और लेवी लगा के पतंगे जोड़ते थे। और ये लेवी कौम नू लग गई है पूरी बिल्कुल यार। सही है, ठीक हो गया राना साहब आपके जज्बात हैं। और बहुत बुरा रिपोर्टल आ भी रहा है गवर्नमेंट को, ये जो पेट्रोल प्राइसेस जब इंटरनेशनली नहीं बढ़ी तो पाकिस्तान ने क्यों बढ़ा दी है, और 15 दिन पहले बढ़ाई थी, अब फिर से बढ़ा दी है। एनीवेज आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।